Hello dear student, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. इस चैप्टर 3 को कंप्लीट करने के लिए, ढंग से समझने के लिए जितने भी पास्ट कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए वो सारे मैंने 1 2 3 क्लासेस में कवर कर दिए हैं. हार्डली 2 क्लासेस कह सकते हो आप, या 2.5 क्लासेस कह दो, क्योंकि एक क्लास तो बीच में छोटी सी बनी थी. इसमें लास्ट में जो मैंने आपको ये कराया है ल्यूकस क्रिटिक, ये मैंने कुछ ज़्यादा लिखा दिया. इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं आपको, ये समझाने ने लिखा दिया. बस समझ लेना कि ल्यूकस ने क्या क्रिटिस किया था. ल्यूकस एंड सार्जेंट ने रैशनल एक्सपेक्टेशन को प्रमोट किया था. लेकिन जरूरत पड़ेगी कहीं पे तो मैं आपको ये कोरिलेट करता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे इन सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ रहा है. राइट. तो आज आइए अब देखते हैं चैप्टर 3 के इंटरनली रीडिंग्स के अंदर कौन कौन से मेन टॉपिक्स है जो आपको डिस्कस करने हैं. और उन सबको समझने के लिए जितने भी बैक कॉन्सेप्ट चाहिए वो सब आपके सामने ऑलरेडी है. अगर आप ढंग से इस चैप्टर को कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले ये 3 लेक्चर्स को, जिसको 2.5 लेक्चर्स में बोल रहा हूँ, इनको ढंग से कर लीजिए. इसके सारे पॉइंट्स को बना लीजिए, पॉइंटर अपने दिमाग में रखिए, और तब जाके इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए. आइए जी, अब लिखिए क्लास नंबर 4. अगर ये सारे पॉइंट्स जो क्लास 1 से क्लास 3 तक मैंने जो बताए हैं आपको पहले से ही आते होंगे, तो फिर आप उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक कर सकते हैं. क्लास नंबर 4 कई बार बोल चुका हूँ इन चीज़ों को. अब देखिए एक्चुअली इस रीडिंग के हिसाब से और चैप्टर 3 में आपके लिए क्या क्या आने वाला है. ये चैप्टर 3, अगर आप देखेंगे तो आपको रीडिंग जो प्रिस्क्राइब की गई है वो कार्लिन एंड सॉस्किस का. आप अपने सिलेबस के पेज को निकाल लीजिए और देखिए साथ साथ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे. इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको ये चैप्टर 3 में सब कुछ नहीं पढ़ना है. पढ़ना भले सब कुछ हो सकता है, लेकिन एग्जाम में सब कुछ नहीं आएगा. क्या क्या एक्सक्लूडिंग है. सबसे पहले तो एक्सक्लूडिंग अपेंडिक्स है. नॉलेज के लिए आपको दिया हुआ है बुक में तो रहेगा ही, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये नहीं पूछना आपसे. अपेंडिक्स से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. और एक बात और है कि 1.1 से लेकर के 1.5 सेक्शंस इस चैप्टर के अंदर जो है उसमें से नो डायरेक्ट क्वेश्चन. भाई 1.1 से लेकर 1.5 तक के डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे तो मुझे पढ़ाए क्यों जा रहे हैं. इनसे जो कॉन्सेप्ट डिराइव होगा उस कॉन्सेप्ट्स को लेटर ऑन इस्तेमाल किया जाएगा. विल बी यूज्ड. अगर ये 1.1 से 1.5 तक नहीं पढ़ाया जाएगा तो कुछ कॉन्सेप्ट लैग करेंगे तो आगे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पढ़ाया जाएगा आपको. लेकिन मैं तो सब कुछ पढ़ाऊंगा, 1.1 से लेकर 1.5 भी पढ़ाऊंगा, इसके आगे तो पढ़ाना ही पढ़ाना है. लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आसान कर दिया कि अगर 1.1 से लेकर 1.5 के बीच में कोई क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन अंदर, टीचर पढ़ा रहे होंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे. अगर आप बुक के पीछे देखो तो बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएंगे. साफ साफ आपकी रीडिंग्स में क्लियरली लिखा हुआ है, नहीं आएंगे. क्लियर जी. मैं बताता जाऊंगा जी कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कौन कौन आएंगे. है लिखिए जी. सबसे पहला पॉइंट मुझे इसमें करना है फिलिप्स कर्व. और मैंने 1 2 3 लेक्चर्स जो लिए हैं उसकी क्या यूटिलिटी है वो भी मैं यहाँ पे प्रूव करता चलाऊंगा, हर जगह दिखाता जाऊंगा आपको कि वो कहाँ पे आपको कहाँ यूज़ पड़ रहा है. फिलिप्स कर्व, मैंने फिलिप्स कर्व पे काफ़ी काम किया है, काफ़ी बात किया पिछले 3 क्लासेस में, उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. दूसरा टॉपिक है 3 इक्वेशंस मॉडल. दैट इज व्हाट IES, PC एंड MR मॉडल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, IES, PC एंड MR मॉडल.
IS मतलब ये IS कर्व है, जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी से इसमें चेंजेज आते हैं, एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है। आप याद करो, मैंने एग्रीगेट डिमांड में अगर चेंज आता है उससे क्या फर्क पड़ता है ये भी पिछली क्लास में समझा रखा है। देखो मैं दिखाते जाता हूँ साथ साथ आपको, तो आपको क्लियर होता जाएगा। और साथ साथ देखते जाइए। देखो ये एग्रीगेट डिमांड में अगर चेंज आएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लेती है, हालांकि यहाँ पे IS कर्व की वजह से नहीं है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है ना, उसकी वजह से हमारी इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी से हमारे इनकम पे फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे IS कर्व से फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पे मैंने मॉनेटरी पॉलिसी दिखाया था, यहाँ पे मैं चेंज इन एग्रीगेट डिमांड करूंगा बिकॉज ऑफ व्हाट, शिफ्ट इन IS कर्व, शिफ्ट इन IS कर्व। अगर मैं किसी बच्चे को सेकंड सेमेस्टर में बोलता हूँ कि आप वहाँ पे ISLM मॉडल को ढंग से पढ़ लो, तो वहाँ उसको मजाक लगता है मेरी बातें, वो ढंग से सुनना नहीं चाहते इस बातों को। अब आप खुद देखो, आप प्रूफ हो, आप सामने विटनेस हो कि ISLM मॉडल सेमेस्टर 2 में क्यों दिया गया। वो सेमेस्टर 2 में यूजफुल तो है ही, सेमेस्टर 3 में भी, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 5 में भी आएगा, कहीं पे भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो शिफ्ट इन IS कर्व होगा, उससे करके डिमांड में शिफ्ट होगी, उसका क्या असर होगा। और PC यहाँ पे क्या है, फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व है। और MR क्या है, मॉनेटरी रूल्स, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड PC कर्व, लेबर मार्केट। इन तीनों में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम कैसे होगा, दिस इज कॉल्ड IS PC एंड MR रूल या MR मॉडल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तीसरा है इन्फ्लेशन एट द मीडियम रन इक्विलिब्रियम। एंड देन फोर्थ है इन्फ्लेशन इन ISLM मॉडल। अगर ISLM मॉडल आपको ढंग से पता नहीं है तो आपको ISLM मॉडल भी पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 2 के लेक्चर्स में से डिमांड कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन। हालांकि इतना आसान नहीं है ISLM मॉडल को क्विक समझना, लेकिन फिर भी कुछ हद तक 2-3 क्लासेस लेके भी कुछ तो समझ ही जाओगे, अगर पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो। अदरवाइज मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि पहले आपका पढ़ा होगा। ये 5 टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है फिलिप्स कर्व, और इससे रिलेटेड बहुत बातें हैं जो कि 1.1 से लेकर के 1.5 तक है, ये यूं कह लो 1.7 तक है। तो मैंने कह दिया 1.1 से लेकर 1.5 तक डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन मुझे स्टार्टिंग तो यहीं से करना होगा ना। तो स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस जो होंगे वो फिर अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मॉडल को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो डेवलप कर रहे हैं। हालांकि इस ओवरऑल चैप्टर्स को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वो ने पिछले 2.5 क्लासेस में करा रखा है। और लेकिन आगे के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो ये पहला टॉपिक है फिलिप कर्व, इसको समझेंगे हम लोग, समझ गए। सेकंड से लेकर के 5th तक को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो फर्स्ट में समझेंगे। आइए जी, देखिए पहला पॉइंट लिखिए, फिलिप्स कर्व। हालांकि पूरा चैप्टर ही थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल है, स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस कुछ ज़्यादा ही थ्योरेटिकल होगा। फिलिप्स कर्व लिखिए। फिलिप्स कर्व के बारे में हमने पिछले क्लासेस में 2-3 क्लासेस में काफ़ी डिस्कशन किया है कि फिलिप्स कर्व ओरिजिनली क्या था, फिर उसमें म्यूटेशन हुआ था, फिर उसमें रीम्यूटेशन हुआ था। पहले ओरिजिनल था, उसके बाद पाई इनकॉर्पोरेट हुआ, फिर इसमें UN इनकॉर्पोरेट हुआ। कहो तो मैं दिखाऊं, लेकिन मैं क्यों दिखाऊं, आपको मैंने पढ़ा रखा है पहले से फिलिप्स के बारे में, देखो रिवाइज करवा रखा है। एनीवे टाइम नहीं है वो पीछे जाने का, आप समझ के मैंने करवा रखा, आप नोट्स पलट लीजिएगा। ओके राइट।
अब यहाँ पे फिलिप्स कर्व को समझने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है इन्फ्लेशन। मैं जानता हूँ कई बच्चे इन्फ्लेशन बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार हल्का सा इसके बारे में लिखाता हूँ और समझाते जाता हूँ। लिखिए जी, इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। आप पीछे जाके देखो, मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है इसका। इन्फ्लेशन इक्वल टू क्या होगा, पाई टी माइनस वन डिवाइड बाय पाई टी माइनस वन, राइट। आज का जो प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल ऑफ टुडे थोड़ा थोड़ा नोट्स में साथ साथ बनाते जाता हूँ और समझाता भी जाऊंगा साथ साथ। प्राइस लेवल ऑफ टुडे reflects the pattern of inflation. Price level of today reflects the pattern of inflation. जैसे अगर आप देखोगे पास्ट ईयर से हमारे इन्फ्लेशन राइज ही करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो आप फ्यूचर में भी क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये तो कॉन्सेप्ट है एडेप्टिव का, राइट सर। जितने भी ओईसीडी कंट्री है, ओईसीडी मतलब क्या होता है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये कंट्रीज क्या करते हैं, पूरे साल भर या बहुत सालों का डेटा इकट्ठा करके कलेक्टिवली ये कंट्रीज मिलकर क्या करती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन पर स्टडी करती रहती है हमेशा। उसने क्या स्टडी करके देखा कि पिछले कई सालों से टिल 1960 तक एवरेज इन्फ्लेशन क्या था, 0 था। अब आपको कसम है, आप झूठ मत बोल लो, मैंने करा रखा है, नहीं करा रखा है, रिविजनरी क्लास में जाकर देखो, नोट बना हुआ है, वहां करा रखा है, और ये आपकी रीडिंग में भी है। इसके बाद क्या देखा गया कि इसके आगे इन्फ्लेशन राइज करना स्टार्ट किया, ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते करते एवरेज था। लेकिन यहाँ से इन्फ्लेशन क्या हुआ, यहाँ पे अब एवरेज इन्फ्लेशन जीरो नहीं है, एवरेज इन्फ्लेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइज करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो कम थे, लेकिन बाद में इन 1970 इन्फ्लेशन तो अराउंड 10 to 20% हो गया। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी दुनिया भर के लोगों के लिए, कंट्रीज के लिए। यहीं पे ल्यूकस ने क्या किया, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि डिसइन्फ्लेशन आप कर सकते हैं, पाई को आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो पहले के कॉन्सेप्ट थे एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहती थी, पाई को हम अगर कम करेंगे, पाई को कम करेंगे, अगर डिसइन्फ्लेशनरी सिचुएशन होगा तो उस केस में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। पहले के कॉन्सेप्ट कहते थे। लेकिन यहीं पे जो रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी आया, ये सब पढ़ा रखा हूं आपको, म्यूजिकली समझ में आ रहा होगा इसको। इसने क्या कहा, नहीं आपका इन्फ्लेशन काफी हाई है, उसको आप कम कर सकते हो, डिस इन्फ्लेशन कर सकते हो आप, और यू में नो चेंज आएगा, नो चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट में नो चेंज आएगा। मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफ्लेशन, मैंने इन्फ्लेशन को कम करना क्या कहलाता, डिफ्लेशन, विल बी जीरो। तो ऐसा कैसे होगा सर, रैशनल एक्सपेक्टेशन यही तो कहा, यही कहा इसने, मैं यहां लिख देता हूं इसको। अगर मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिबल है और वो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना चाहता है, राइट ना,
सेंट्रल बैंक ट्राइज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, मतलब इसकी पॉलिसी क्या चल रही है, सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी क्या है, बैंक्स पॉलिसी इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। आपने पिछले चैप्टर में मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा है कि सेंट्रल बैंक के 3 टारगेट्स थे। पहला क्या था, मनी ग्रोथ टारगेट, छोड़ के किस पे आ गया, इन्फ्लेशन ग्रोथ टारगेट। बाद में क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट टारगेट। पढ़ रखा है उसमें आपने, मैंने पढ़ा रखा है, बढ़िया से पढ़ा रखा है। सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो समझ में आएगी बात है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन टारगेट है और इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना चाहता है, अगर उसकी पॉलिसी क्रेडिबल है, अगर वर्कर्स ये बिलीव करता है कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी सही है और जो स्टेप ले रही है वो चीट करने नहीं ले रही बल्कि वो स्टेप ले रही है, उसका इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि वो इन्फ्लेशन कम करना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो वर्कर्स होंगे विल रिवाइज देयर एक्सपेक्टेशन इमीडिएटली। वो अपनी एक्सपेक्टेशन रिवाइज करेंगे। और ये बातें मैंने आपको पिछले क्लासेस में करा रखा है, एक्सपेक्टेशन को रिवाइज करेंगे और इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। मतलब ये सिचुएशन देखो, ये यूएन है ना, अगर मान लो ये आपका इन्फ्लेशन पाए, यहाँ पे इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन यहाँ से देखो यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं आई है, अनएम्प्लॉयमेंट सेम उसी जगह पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है, चेंज नहीं हुआ है, इंक्रीज नहीं किया है, क्योंकि जो वे सेटर थे वो इमीडिएटली क्या किया, अपने आप को एडजस्ट किया और एकदम यहाँ पहुंच गया। ये बातें भी पिछली क्लासेस में हो चुकी है, 100% हो चुकी है विदाउट अफेक्टिंग दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, वे सेटर ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस द एक्सपेक्टेशन, वे सेटर automatically reduces the expectation by will reduce, inflation will reduce without affecting employment, without affecting employment। मतलब इसको अगर कहो टेक्निकल टर्म्स में तो डिसइन्फ्लेशन कॉस्ट इज व्हाट, डिसइन्फ्लेशन कॉस्ट इज जीरो। मैं ये बार बार क्यों बोलता हूँ, कभी बार आप सोचते होगे सर कि डिसइन्फ्लेशन कॉस्ट आप बार बार बोलते हो। मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलता हूँ, कुछ ना कुछ वजह होता तभी बोलता हूँ। एडेप्टिव पॉलिसी में डिसइन्फ्लेशन कॉस्ट जीरो नहीं था, याद है ना, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में डिसइन्फ्लेशन कॉस्ट जीरो नहीं था। लिख लो कहीं पे इसको, मैं यहाँ ब्रैकेट ना कर देता हूँ। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में जो डिसइन्फ्लेशन कॉस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। क्यों करता हूँ ये बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं कुछ हद तक तो मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ पहले भी। राइट, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में डिसइन्फ्लेशन कॉस्ट इज नॉट जीरो। और अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो अभी आने वाली क्लासेस में बढ़िया से समझ जाओगे। जो भी मैं लिखा रहा हूँ उसको आराम से रुक रुक करके, पॉज भी करके, थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ तो पॉज करके लिखिए, एक राउंड थोड़ा आराम से पढ़िए इसको, लिखते जाइए। मैंने इन्फ्लेशन से पढ़ना स्टार्ट किया है, लिखते आपके सामने में। राइट जी, राइट सर, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है।
अब यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में कुछ जानकारी हुई कि आपने देखा कि एडेप्टिव में डिसइन्फ्लेशनरी कॉस्ट जीरो नहीं होते और रैशनल में जीरो होते हैं, और साथ साथ आपने पूरे OECD कंट्री के रिपोर्ट्स भी देखे कि 60 तक क्या पोजीशन थी, बाद में क्या पोजीशन हुई, और 70 में कितना सिचुएशन खराब हुआ। तभी जाके मौका मिला ल्यूकस को अपना थ्योरी प्रोपेगेट करने का, और उसने रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी को दिखा करके साबित कर दिया कि आप इन्फ्लेशन को इंगेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को टच नहीं करते हुए। राइट, आइए दूसरा टॉपिक लिखिए यहाँ पे। अब इन्फ्लेशन इनर्शिया, ये आप पहले से पढ़ते आए हुए हैं, मैं इसको थ्योरेटिकली लिखवाते जाता हूँ, फिर साथ साथ समझाते जाऊंगा। लिखिए, once the inflation starts rising, inflation starts rising, it's keep on rising. अगर इन्फ्लेशन एक बार बढ़ने लगे ना तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। एडेप्टिव तो यही कहता है, पास्ट ईयर इन्फ्लेशन को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं इस साल, फिर इस साल को अगले साल, अगले साल को अगले साल, तो बढ़ता हुआ ट्रेंड तो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। अनलेस there is an external force applied to control it, like monetary policy. इन्फ्लेशन अगर राइज कर रहा है तो राइज करता जाएगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लाइक मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, इस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में लाने की कोशिश नहीं करेगा। दिस राइजिंग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इज कॉल्ड राइजिंग inflationary situation is called inflation inertia. This is also called lagged inflation. This is also called lagged inflation. यहाँ एक और चीज लिख लो ब्रैकेट में, lagged inflation is inflation of immediate past year. जस्ट पिछले साल का जो इन्फ्लेशन है उसको क्या बोलते हैं, लैग्ड इन्फ्लेशन। उसी को इन्फ्लेशन इनर्शिया भी बोलते हैं, उसी को इनर्शियल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। To decide the current year inflation, चलो एक चीज और बोलना चाहता हूं यहाँ पे, इसको इनर्शिया वर्ड क्यों बोलते हैं? इनर्शिया वर्ड फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है वो अपना पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता है। अगर वो स्टेशनरी पोजीशन तो स्टेशनरी रहेगा, अगर वो मूविंग पोजीशन तो मूविंग रहेगा, और वो अपनी पोजीशन को तभी चेंज कर सकता है जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। अगर कुछ चीज़ रखा हुआ है तो उसमें फोर्स लगाओगे तभी वो मूव करेगा, कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसमें फोर्स लगाओगे तभी वो क्या होगा, रुकेगा। जैसे कि देखो, अगर कार खड़ी है तो उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा तो चलेगा, अगर वो चल रही है तो उसमें ब्रेक मारोगे तब रुकेगा, ठीक है ना।
तो वही बात है, जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक वो रुकेगा नहीं, वो अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनर्शिया। या इन्फ्लेशन, वही कहानी, इन्फ्लेशन अगर राइजिंग है तो वो राइज ही करता जा रहा है और रुक नहीं रहा है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको नहीं रुकेगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसी संदर्भ में इसको इन्फ्लेशन इनर्शिया कहा गया। मान गए? मान गए सर। आगे देखिए, टू डिसाइड द करंट ईयर इन्फ्लेशन, पास्ट ईयर लैग्ड इन्फ्लेशन, पास्ट ईयर लैग्ड इन्फ्लेशन, that is also called what, inertial inflation, represented as pi I. pi I is incorporated. कभी भी करंट ईयर के इन्फ्लेशन को अगर डिसाइड करोगे तो पास्ट ईयर के इन्फ्लेशन, जिसको लैग्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, इनर्शियल इन्फ्लेशन कह सकते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। करते ही है, यही तो एडेप्टिव है। एडेप्टिव क्या करता है, पास्ट ईयर इन्फ्लेशन के बेसिस पे करंट ईयर का एक्सपेक्टेशन करता है, डिसाइड करता है। जनरली इट इज बिलीव्ड दैट generally it is believed that if output increases, then unemployment drops. ये कहने की बात है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर मार्केट में आउटपुट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप्स एंड जनरल प्राइस लेवल rises, called inflation. मतलब अगर जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप होगा और प्राइस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, इस पे पास्ट इन्फ्लेशन, that is pi t minus 1, and second gap between current year unemployment and ERU, that is UT minus UN. राइट मतलब एक तो पास्ट इन्फ्लेशन पे, दूसरी बात यह है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल रेट से कितना ज़्यादा डेविएट कर रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल से भी कम है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल से भी कम है, मतलब UT माइनस UN अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, UT इज व्हाट, मोर देन UN। जितना नेचुरल रेट है उससे ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मान लो, नेचुरल रेट मान लो 3% और एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट कितना है, 4%। नेचुरल 3% लेकिन एक्चुअल 4%, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है ना। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, कम होगा, तो वाई कम होगा, और मतलब इन्फ्लेशन क्या होगा, वो भी कम होगा। तो मतलब साफ सी बात है, इन्फ्लेशन सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तो इन्फ्लेशन क्या, कम। अनलाइक दैट वाइस वर्सा। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पे भी इन्फ्लेशन डिपेंड करता है और पास्ट ईयर के इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है। आप मुझे बताओ कि क्या मैंने
इन सारी बातों को भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के 2 और 0.5 क्लासेस में डिस्कस किया कि नहीं किया है। तभी आपको ये सब बातें आराम से समझ में आ रही यहाँ पे। आज का जो इन्फ्लेशन है वो पास्ट ईयर इन्फ्लेशन डिपेंड करता है और साथ साथ यूटी माइनस यूएन पे भी डिपेंड करता है। राइट सर। अब यहाँ पे लिखिए एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। इतनी बार मैंने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन वर्ड इस्तेमाल किया है, रट गया होगा आपको अब। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन किस पे डिपेंड करता है? करंट ईयर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन पास्ट ईयर इन्फ्लेशन। पाई ई इस साल हमने कितना एक्सपेक्ट करना है, इक्वस टू होगा पिछले साल हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी और पिछली बार हमने गलती क्या करी। पिछली बार का एक्चुअल कितना था ये, पिछली बार का एक्सपेक्टेशन कितना था ये, उसका सर्टेन परसेंटेज ए। पिछले बार की हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी, पिछली बार थी मान लो 10%, ये ए ले लो 0.5। पिछली बार एक्चुअल कितना था 15%, पाई माइनस 1 किया था, ये 10% ही तो है, ये 10 और ये 10 तो है। तो क्या दिख रहा है आपको 12.5%। ये क्या होगा इस साल का एक्सपेक्टेशन। एग्जाम्पल दे करवा दिया और ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, पहले भी करा चुका हूँ, कहोगे तो मैं प्रूव कर दूंगा इस चीज़ को, करा रखा मैंने। चलो कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा तो आपको प्रूव भी कर देता हूँ। सर कर रखा है, पता है सर, करवा रखा है, देखो देख लिया। रिविजनरी क्लास में मैंने सब कुछ बता रखा है, यहाँ दोबारा से समझ लो, रिवीजन हो रहा है आपका। ओके जी, तब तक इसको पढ़ो, नोट्स को समझ समझ के, जब तक पूरा क्रिस्टल ना क्लियर हो जाए, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंड करता है। कई बच्चे कहते हैं कि माइक्रो सर आसान होता है, नहीं नहीं, मुझे तो मैक्रो ना माइक्रो से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगता है, क्योंकि माइक्रो में तो फिर भी न्यूमेरिकल्स है, एक बार बनने लगते हैं तो बनते रहते हैं। मैक्रो में तो इतनी सारी चैप्टर्स की कहानी एक साथ जाके जुड़ जाते हैं। राइट। तो ये एडेप्टिव क्यों है, क्योंकि ये आज का जो एक्सपेक्टेशन है वो पिछले साल के एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड कर रहा है। इस केस में अगर ए को मैं 1 मान लूं, ए की वैल्यू क्या है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट लेस देन और इक्वस टू 1। ये क्या होगा, लेस देन इक्वस टू 1 होगा। इफ ए इक्वस टू 1, अगर ए को मैं 1 मान लूं तो पाई ई क्या होगा, पाई ई इक्वस टू होगा पाई टी माइनस 1, पाई ई माइनस 1 अब प्लस ए की वैल्यू 1 है तो पाई माइनस 1 माइनस पाई माइनस 1 ई। इसको खोलोगे पाई ई माइनस 1 प्लस पाई माइनस 1 और माइनस पाई माइनस 1 ई, ये कट जाएगा तो पाई ई इक्वस टू क्या होगा, पाई माइनस 1। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिंपल एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। सिंपल एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन जिसमें कि इस साल का जो एक्सपेक्टेशन है वो पिछले साल का एक्चुअल है। ये तो मैं कई बार यूज कर चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं, पिछली बार का जो एक्चुअल होगा इस बार का क्या होगा, एक्सपेक्टेशन होगा। सिंपल, लेकिन तब जबकि ए इक्वस टू 1 है। समझ गए? राइट जी। अदरवाइज ये सिंपल एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एक्चुअल मायने में जो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन है वो ये है। इसकी वैल्यू अगर 1 कर दिया
तो फिर तो सिंपल एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हो गया, राइट सर। टू एक्सपेक्ट द करंट ईयर इन्फ्लेशन, to expect the current year inflation, past year inflation, that is called lagged inflation, is incorporated. That is what adaptive expectation is all about. That is what adaptive expectation is all about. And it has been criticized by criticized later on by Lucas and Sargent. पढ़ा चुका हूं ना, देखा? That how can inflation be expected based on only past year inflation? ल्यूकास एंड सार्जेंट ने ही तो क्रिटिसाइज किया था, और तभी तो रैशनल एक्सपेक्टेशन आया कि नहीं, सिर्फ पास्ट ईयर नहीं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन सबको ध्यान में रख करके इमीडिएटली क्या करते हो, अपने एक्सपेक्टेशन को रिवाइज करते हैं। काफी सारे पॉइंट कई बार रिपीट कर चुके हैं, कई बार मुझे कुछ बच्चे मैसेज भी इसलिए किए हैं इस बात को लेकर कि क्लासेस में आप एक पॉइंट को इतनी बार रिपीट करते हो तो उसका फायदा ये होता है, नुकसान तो मुझे नहीं पता नुकसान क्या हो सकता है, आपको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है फास्ट कर लो। फायदा ये होता है कि आप उसको सुनते सुनते क्या होता है, यूज टू हो जाता है, फिर आपके लिए वो आसान हो जाता है उसको याद कर पाना, रट जाता है क्लास के अंदर ही। इन्फ्लेशन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ inertial inflation. Can also be with the help of inertial inflation. That is also called what? Lagged inflation. Pi equals to pi t, sorry, pi I लो, I stand for inertial, plus alpha y minus ye, alpha y minus ye, right? और यहाँ पे पाई इक्वस टू पाई आई को हम रिप्लेस कर सकते किससे, पाई माइनस वन प्लस अल्फा वाई माइनस वाई ई। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं, स्टार्टिंग में क्या दिया था, इनर्शियल इन्फ्लेशन जो होता है ना वो पास्ट ईयर का इन्फ्लेशन होता है। इनर्शियल इन्फ्लेशन इज व्हाट, पास्ट ईयर इन्फ्लेशन। देखो मैंने कहीं लिखा होगा इसको, पक्का देखो मैं दिखा लेता हूँ तो मुझे भी संतुष्टि रहेगी ना, मैंने कर रखा है, देखो
क्या नहीं लिखा है? ऐसा हो सकता है क्या? लिखा होगा यार। नहीं लिखा है तो फॉर्मूला नहीं लिखा होगा, लेकिन इनर्शियल इन्फ्लेशन में डिस्क्राइबिंग में लिखा होगा इसको। लिखा तुम ही देख लो, कहीं लिखा होगा जरूर। हाँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लैग्ड इन्फ्लेशन, लिखा है ना। इनर्शियल को लैग्ड भी कहते हैं। लैग्ड मतलब पास्ट ईयर इन्फ्लेशन, इमीडिएट पास्ट ईयर। तो इनिशियल मतलब ये हुआ कि पाई आई को हम क्या कह सकते हैं? पाई -1, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन को। इनर्शियल इन्फ्लेशन को लास्ट ईयर इन्फ्लेशन मतलब इमीडिएट लास्ट ईयर, दैट इज पाई आई इक्वल टू क्या है? पाई -1। इमीडिएट लास्ट ईयर इन्फ्लेशन को हम इनर्शियल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं, इनर्शियल इन्फ्लेशन से अगर मैं पाई डिसाइड करता हूं, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इनर्शियल ऑगमेंटेड फिलिप कर्व। दिस इज कॉल्ड इनर्शियल ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। पहली बात तो इसको हम फिलिप्स कर्व कहेंगे क्यों? फिलिप्स कर्व में होता क्या है? इन्फ्लेशन का आउटपुट के साथ रिलेशन, और दोनों देखो पॉजिटिव है। ये इन्फ्लेशन है और ये आउटपुट है, दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। इन्फ्लेशन का आउटपुट के साथ रिलेशन। वैसे तो आप कहोगे सर क्या इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेशन को फिलिप्स कर्व बोलते हैं, लेकिन मैंने पिछले रिविजनरी क्लास में बता दिया था कि आपकी रीडिंग्स में जो फिलिप्स कर्व है वो एक्चुअली, अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन लेता हूँ या अनएम्प्लॉयमेंट है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन आपके रीडिंग में यहाँ पे इन्फ्लेशन लिया है, यहाँ पे इनकम लिया, कुछ वजह इसलिए लिया है, तो फिलिप्स कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। मान गए? मान गए सर। ये बात भी मैं रिविजनरी क्लास में करा चुका हूँ। अगर आप नहीं मानोगे तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं दिखा दूंगा कि हमारे लिए जनरली इन्फ्लेशन फिलिप्स कर्व तो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तब जबकि पाई एंड यू लेते हैं, अदरवाइज पाई एंड वाई लेंगे तो ये अपवर्ड स्लोपिंग भी होगा। दिस इज कॉल्ड इनर्शियल ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। मान गए? मान गए सर। इन केस ऑफ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, in case of adaptive expectation theory, last year inflation, that is pi -1, is called current year expectation. then pi इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई ई प्लस अल्फा y माइनस वाई। ऐसा क्यों किया? कि पाई ई इक्वल टू क्या होता है? पाई -1। अभी तो मैंने कहा सिंपल एडेप्टिव में यही होता है। सिंपल एडेप्टिव में यही होता है जब ए की वैल्यू 1 होगी तो। देखो यहाँ पे, राइट, सिंपल एडेप्टिव में। अगर यहाँ पे भी देखो, ये पाई में और इस वाई में पॉजिटिव रिलेशन है, ये भी फिलिप्स कर्व है, लेकिन ये कौन सा फिलिप्स कर्व है? ये कहलाएगा दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। राइट, राइट सर। अब मैंने इस टॉपिक पे आज की क्लास में तो सिर्फ एंड सिर्फ इन्फ्लेशन पे बात किया। किससे बात किया? इन्फ्लेशन बात किया, इनर्शियल इन्फ्लेशन बात किया, एडेप्टिव रैशनल को इनकॉर्पोरेट किया, थोड़ा बहुत साथ लेके चला, और दिखाया लास्ट में क्या कि हमारा फिलिप्स कर्व इनर्शियल ऑगमेंटेड भी हो सकता है और एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड भी हो सकता है। यहाँ पे इन्फ्लेशन तो खत्म होता है, लेकिन यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट होता है। तो नया टॉपिक क्या है? डिराइविंग फिलिप कर्व।
फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व को डिराइव करेंगे। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक ठाक होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है सिचुएशन यहाँ पे, सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं आप, यहाँ कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। अगली क्लास में मिलते हैं तो इसको डिस्कस करेंगे। और लेकिन मैंने पहले बता दिया कि जो मैं क्लासें ले रहा हूँ वो 1.1 से लेकर 1.5 के बीच में ले रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जरूरी है, जानना जरूरी है, बढ़िया जानना जरूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं देंगे, आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि आने वाले टॉपिक को समझने के लिए जरूरत होगा। आज का इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।